राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है वरदान। आइए कहानी शुरू करते हैं, पर इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये भारतवर्ष का स्वर्ण युग है, जहाँ चारों तरफ खुशहाली की हवा चल रही है। हर फनकार को उसके फन की कीमत और इज्जत यहाँ बराबर मिल रही है। किसान हो या मजदूर, सबके चेहरों पर चिंता की कोई लकीर नहीं। भारतगढ़ राज्य है जहाँ पर विख्यात राजा हरि सिंह के बेटे राजा गणेशमान राज्य करते हैं। इनके राज में इंसाफ सर्वोपरि है। राजा हरि सिंह युवा राजकुमार गणेशमान को अपनी गद्दी सौंपकर खुद संन्यास लेकर हिमालय पर्वतों में कहीं ध्यान मगन हो गए थे। राजा गणेशमान स्वयं भी ऋषि मुनियों के संपर्क में सदैव तत्पर रहते थे। उनकी इसी सेवा भाव से प्रसन्न होकर महान तपस्वी ऋषि कार्तिकेय ने अपने पूरे जीवन काल की तपस्या से जो मंत्र मिला था वो उनको दे दिया था, ताकि एक राजा होने के नाते वो उसका उपयोग मानव के लिए कर सके। उस मंत्र की विशेषता थी कि उसे पढ़कर किसी भी मृत शरीर में अपनी आत्मा प्रवेश कराकर मृत शरीर को जीवित किया जा सकता था। राजा गणेशमान के इस रहस्य को उनकी पत्नी रानी केतकी और उनका प्रधानमंत्री भानु प्रताप सिंह के अलावा कोई नहीं जानता था। क्योंकि भानु प्रताप सिंह प्रधानमंत्री के अलावा राजा का बचपन का दोस्त भी था, इसीलिए राजा ने उसको भी ये मंत्र सिखा रखा था। समय अपनी गति से गतिमान चला जा रहा था। राज्य और राजा का परिवार सब खुशमय जीवन जी रहे थे। एक दिन राजा गणेशमान और भानु प्रताप सिंह अपने महल से आखे टक पर निकले। बिना किसी सैनिकों के दोनों अपने घोड़ों पर सवार जब जंगल में शिकार ढूंढ रहे थे, तभी भानु प्रताप सिंह की नजर एक मृत बंदर पर पड़ी और उसने ठिठक कर अपने घोड़े की लगाम खींचकर वहीं रोक दिया। राजा गणेशमान अचानक भानु प्रताप सिंह के रुक जाने से उन्हें भी अपना घोड़ा रोकना पड़ा। क्या हुआ भानु, रुक क्यों गए? भानु ने मरे हुए बंदर की ओर संकेत करते हुए कहा। महाराज देखिए, कितना हष्ट पुष्ट और युवा बंदर है। पता नहीं कैसे मरा होगा ये। इसमें हैरान की क्या बात है? मृत्यु तो अटल है, जो हर जीव को निश्चित ही आनी है। इसकी मृत्यु आ गई थी, इसीलिए ये मर गया। आपके वचन सत्य हैं महाराज, मगर मेरी इच्छा है कि मैं इसे कुछ पल के लिए जीवित देख सकूं। राजा गणेशमान भानु की बात को जैसे समझ गए थे और मुस्कुराए, फिर बोले, तुम चाहते हो कि हम अपने प्राण इसे जीवित करें? महाराज, कितने वर्ष हो गए हैं आपके इस चमत्कार को देखे हुए। आज मौका भी है, आपसे सिर्फ विनती करता हूं मैं। नहीं भानु, ऐसा नहीं कहो। तुम हमारे सिर्फ प्रधान सेवक ही नहीं, हमारे प्रिय मित्र भी हो। पर तुम खुद अपने प्राणों से इसको जीवित क्यों नहीं कर लेते? हमने तुम्हें इस मंत्र की इजाजत दे रखी है, परंतु महाराज, अगर मैं अपने प्राणों से इसको जीवित कर देता हूँ
तब मैं इसे अपनी आँखों से जीवित कैसे देख पाऊँगा। और वैसे भी इस मंत्र को मैंने आपसे ही तो सीखा है। तब आप मेरे गुरु हुए और गुरु के सामने होते हुए मैं स्वयं नहीं करना चाहता। ओहो, फिर ठीक है बहानो। राजा गणेशमान अपने घोड़े से उतरते हुए बोले, हम स्वयं इसे कुछ पल के लिए जीवित करते हैं, पर तुम्हें याद है ना, जब मेरे प्राण इस बंदर के मृत शरीर में प्रस्थान कर जाएंगे, तब जब तुम इसे जीवित देख लो, तब तुम्हें मेरे मृत शरीर की आंखों को अपने दाहिनी हथेली से ढक देना है, ताकि मैं अपने प्राण फिर से अपने शरीर में वापस कर सकूं। जी महाराज, ये सारी प्रक्रिया मैं जानता हूँ। फिर ठीक है, कहकर राजा गणेशमान बंदर के मृत शरीर के पास लेट गए और मंत्र का उच्चारण आरंभ कर दिया। कुछ ही पल में राजा गणेशमान के प्राण बंदर के मृत शरीर में चले गए और मृत बंदर जीवित होकर उठ गया। मगर प्रधान सेवक भानु प्रताप सिंह के दिल में कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही बंदर सजीव हुआ, उसने अपने मयान से अपनी तलवार खींचकर बंदर को मारने को चल पड़ा। बंदर के शरीर में वास कर रहे राजा के प्राण समझ गए कि भानु प्रताप सिंह ने उसके साथ विश्वासघात किया है और वह अपने प्राण बचाने हेतु पेड़ पर चढ़ गया। नीचे खड़ा भानु प्रताप सिंह ठाके लगाकर हंसा, बेवकूफ राजा, अब राजा नहीं, राजा मैं बनूंगा, तू नहीं। इसी दिन का मुझे इंतजार था। तूने एक नहीं दो गलती की है। एक मुझे अपना प्रधान सेवक बनाकर और दूसरा ये मंत्र सिखाकर। अब इसी मंत्र से अपने प्राण तेरे शरीर में डालूंगा। अपने शरीर को नष्ट कर तेरे नाम से तेरे शरीर के साथ राज्य। भानु प्रताप सिंह ने ऐसा ही किया और प्राण मंत्रों से राजा गणेशमान के मृत शरीर में प्रवेश करके अपने शरीर को नदी में बहा दिया। बंदर बना राजा बस उसे देखता ही रह गया। राज्य में जाकर राजा बना भानु प्रताप सिंह ने एक झूठी कहानी गढ़ दी। हमारे प्रधान सेवक को जंगल में शेर मार कर खा गया और उनकी जगह अपने प्रिय को अपना प्रधान सेवक घोषित कर दिया और सबसे पहले यह हुक्म दिया कि हमारे राज्य में जितने भी बंदर हैं उन सभी को कैद कर मौत के घाट उतार दिया जाए, ताकि बंदर बना राजा भी उनके साथ मरकर खत्म हो जाए। अब राजा बना भानु प्रताप सिंह अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीवन जीने लगा और महल में अब नर्तकियों का नाच गाना मदिरा में जाम छलकने लगे। प्रजा पर लगान बढ़ा दिया गया और सवाल करने वाले को या किसी प्रकार की शिकायत करने वाले पर कार्रवाई की जाने लगी। महल में किसी ऋषि या महात्मा पुरुष के आने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रजा में यह चर्चा अब आम होने लगी थी कि राजा गणेशमान अब ऐसा नहीं रहा जैसे पहले कभी हुआ करता था। रानी केतकी भी हैरान थी और उसके हाव भाव में फर्क देख रही थी, पर किसी निर्णय पर नहीं पहुंच रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर तक भैरव सिंह
जो भरतगढ़ का प्रसिद्ध शिकारी था, जिसकी वीरता और पराक्रम ने कितनी ही बार भरतगढ़ को नरभक्षी जानवरों से बचाया था। आज भी वह जंगल में ही अपने शिकार की तलाश में था। दोपहर थी और सूरज सिर पर चढ़ा था। भैरव सिंह प्यास से व्याकुल होकर नदी किनारे पानी पीने पहुंचा। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए अपने घुटने टेक कर हथेलियों में पानी भरकर उठाया, उसकी नजर पानी में तैरती एक लाश पर पड़ी। उसकी वेशभूषा देखकर भैरव सिंह को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि मृत व्यक्ति का शरीर राजघराने से ताल्लुक रखता है, और उसने उसे बाहर खींचने के लिए अपनी कमर पर बंधी रस्सी को खोलकर लाश को पानी से बाहर खींचा और फिर मृत व्यक्ति को देखकर चौंक गया, क्योंकि यह लाश प्रधान सेवक भानु प्रताप सिंह की थी, जिसे खुद भानु प्रताप सिंह ने नदी में बहा दिया था। और भैरव सिंह सोच रहा था कि उसने तो राज्य में ये चर्चा सुनी थी कि प्रधान सेवक को शेर खा गया, जबकि उसके शरीर पर तो कोई घाव ही नहीं है, घाव की एक लकीर तक भी नहीं है। फिर राजा गणेश मान ने झूठ क्यों बोला? भैरव सिंह भरतगढ़ के जंगलों में ही वास करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गौरी और एक पुत्र धर्म सिंह था। धर्म सिंह अचूक निशानेबाज था। तीर कमान और सुरमाई में उसने महारत हासिल कर अपने पिता भैरव सिंह को भी कहीं पीछे छोड़ दिया था। भैरव सिंह जब अपने निवास स्थान पर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसके घोड़े की टाप की आवाज पर अपने लकड़ी से बने घर से दौड़ती हुई उसके पास आई। भैरव सिंह अपने घोड़े से उतरा और अपनी पत्नी गौरी को देखकर बोला, क्या बात है गौरी, क्या कोई जानवर से डर गई थी जो इतना घबराई हुई लग रही हो? नहीं, वो बात नहीं है, गौरी बोली। फिर क्या बात है जो तू मेरे आने पर ऐसे घबराई हुई लग रही है? दरअसल धर्म सिंह जंगल में एक बंदर मिला धर्म सिंह को। बंदर तो उसमें क्या नई बात हो गई, ये तो जंगल है और जंगल में जानवरों का बसेरा है, मगर वो बंदर इंसानों की जुबान में बात कर रहा है। क्या बक रही है, पागल तो नहीं हो गई भला? कोई बंदर बोल कैसे सकता है? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर धर्म सिंह से वो बहुत देर से बात कर रहा है। आइए आप खुद देख लीजिए। चल जरा मैं भी देखूं। भैरव सिंह ने जब अपने निवास स्थान में प्रवेश किया तब देखा कि एक बंदर बिल्कुल एक सभ्य मानव की तरह तख्त पर बैठा और उसके सामने धर्म सिंह भैरव सिंह का बेटा बैठा है और दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। ये दृश्य देखकर भैरव सिंह भी कुछ देर के लिए चक्कर खा गया कि आखिर ये माजरा क्या है। बंदर इंसानी जुबान में कैसे बात कर सकता है? पिता को देखते ही धर्म सिंह बंदर के पास से उठकर अपना पिता के पास आया और बोला, पिताजी, जो बंदर आप देख रहे हैं असलियत में वो बंदर के शरीर में हमारे महाराज राजा गणेशमान हैं। इनके साथ छल हुआ है। हमारे महाराज को महान ऋषि कार्तिकेय ने वरदान में एक मंत्र दिया था, जिसके जाप करने से अपने किसी दूसरे मृत शरीर में प्रवेश कर सकते हैं।
फिर वापिस अपने शरीर में लौटने के लिए किसी को अपने छोड़े गए शरीर की आँखों को हथेलियों से ढकना होता था। धर्म सिंह ने सारी कथा अपने पिता को कह सुनाई और ये भी बताया कि आज जंगल में उसने महाराज की जान एक तेंदुए से बचाई, जो उन्हें बंदर समझ अपना शिकार बनाने वाला था, मगर इनकी इंसानी आवाज में शोर सुन के मैंने इनको बचा लिया। उसके बाद जब इन्होंने अपना परिचय मुझे दिया तो मैं इनको घर ले आया। ये सब सुनकर भैरव सिंह ने राजा को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बोला, मैं आज नदी में प्रधान सेवक भानु प्रताप सिंह की लाश देखकर ही समझ गया था कि कुछ ना कुछ रहस्य है, जबकि उसने राज्य में खुद ही मौत की खबर शेर से बताई थी, जबकि उसकी लाश पर कोई जख्म का निशान तक नहीं था। तुम ठीक कह रहे हो भैरव सिंह, बंदर बने राजा ने कहा। वो हमारे राज्य को तबाह कर रहा है, अब हमें उसे रोकना होगा। इसके लिए हमें तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की आवश्यकता होगी। हमारी जान भी हाजिर है आपके लिए महाराज, कहिए क्या करना है। हमें अपना शरीर फिर से वापस पाना है और उस पापी को उसके किए की सजा देने के लिए एक स्वांग रचना होगा। उस छलिए को छल से ही काबू में किया जा सकता है। फिर राजा ने तरकीब बताई, जिसे भैरव सिंह और उसके बेटे धर्म सिंह ने बहुत ध्यान से सुना। भैरव सिंह, हमें कागज और कलम दो, हमें रानी केतकी को पत्र लिखना है, क्योंकि रानी केतकी के साथ आए बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर राजा गणेशमान ने अपनी रानी केतकी के नाम पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सारा किस्सा लिख डाला और अब आगे क्या करना है वो सब भी पत्र में लिख दिया। पत्र धर्म सिंह को देते हुए राजा ने उसको कहा, महल के पश्चिमी भाग में कमल के फूल वाली जो जाली दिखती है तुम्हें दिखाई देगी, वही रानी केतकी की आराम गृह है। तुम्हें ये पत्र अपने तीर से वहां तक पहुंचाना है और उनके जवाब का इंतजार करना है। वो मुझे जवाब कैसे देंगी? धर्म सिंह ने पूछ लिया। मैंने इस पत्र में लिख दिया है, जब वो ये पत्र पढ़ लेगी तब वो अपनी आराम गृह से एक मसाल जलाकर दिखा देगी। तुम समझ जाना कि पत्र उन्हें मिल गया है और फिर हम आगे की कार्रवाई पर काम करना आरंभ कर देंगे। पत्र लेकर धर्म सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। रात हो चली थी और सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा के महल चारों ओर से सैनिक टुकड़ियों से घिरा था। धर्म सिंह राजा के महल की पश्चिमी दिशा के ठीक सामने वाली पहाड़ी पर पहुंच गया था और उसके सामने राजा की बताई हुई कमल के फूल वाली जाली साफ नजर आ रही थी, जो कि रानी केतकी की आराम गृह थी। धर्म सिंह ने राजा के दिए हुए पत्र को अपने तीर के मुख पर लगाकर उसको अपनी कमान से रानी केतकी की आराम गृह की तरफ को छोड़ दिया। तीर जाली छेदता हुआ अंदर जाकर एक स्तंभ में जा गड़ा। तीर की आवाज पर आराम कर रही रानी केतकी अपनी शैया से उठ बैठी और जब उसने आवाज की दिशा में देखा तो स्तंभ में तीर के साथ आए हुए पत्र पर भी उसकी नजर पड़ी। रानी ने तीर से निकालकर पत्र पढ़ना आरंभ किया,
जैसे जैसे वो पत्र पढ़ती जाती वैसे वैसे मारे हैरत और परेशानी से उसकी आंखें फैलती जा रही थी। पत्र में अपने राजा की हाल जानकर रानी केतकी की आंखें भर आई। फिर कुछ पल बाद राजा के पैगाम में जो कहा गया था उसे वो याद आया और उसने अपने आंसू पोंछ लिए। रानी केतकी ने अपने महल की जाली से मसाल जलाकर पत्र लाने वाले को इशारा दिया ताकि अब वो वहां से जा सके। जलती मसाल देखकर धर्म सिंह समझ गया कि रानी केतकी तक पैगाम पहुंच गया है और उसे अब यहाँ से चलना चाहिए। इधर रानी केतकी अपनी सैया से निकलकर राजा के दरबार की ओर चल पड़ी, जहां अब दिन रात हो महफिलें सजती रहती थी। दरबार के गेट पर पहुंचकर रानी ने दरबारी से कहा कि राजा को जाकर संदेशा दो कि हम उनसे अभी मिलना चाहते हैं। हम उनका बगीचे में इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर रानी बगीचे में पहुंचकर राजा का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में राजा नशे में लड़खड़ाता हुआ आ गया और बोला, क्या बात है रानी केतकी, यूं अचानक हमें क्यों बुलवाया? रानी को एक पल के लिए जहां बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उसने खुद पर नियंत्रण कर स्नेह से कहा, शायद आप भूल रहे हैं कि कल हमारा जन्मदिन है। रानी केतकी बोली, और हमेशा की तरह इस बार भी हमारी मुंह मांगी मांग आप पूरी करेंगे। राजा ने सुना और सोचा कि शायद हर बार होता आया होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो क्या चाहती हो? हमें आप पिछली बार की तरह इस बार भी बंदर का तमाशा दिखा दीजिए। उसे देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई थी। बंदर का तमाशा? राजा अचरज से बोला। रानी, हमें तो लगा तुम कोई आभूषण मांगोगी, मगर ये बंदर का तमाशा देखना चाहती हो, हमें हैरत है। कुछ देर यूं ही बात चलते चलते राजा मान गया कि जन्मदिन पर दरबार में बंदर का तमाशा हो।